दोस्तों ये वीडियो में मैं ब्रीफ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को एड्रेस करना चाहता हूँ रिलेटेड टू मोमेंटम इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियोज। हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था 26 अप्रैल को इस साल, प्रोडक्ट कॉल्ड मोमेंटिफाई। शायद आप में से ज़्यादातर लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं और काफ़ी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्चुअली ये डिफाइन एज की जर्नी में ओवरऑल हमने जो कुछ ऐसे काम किए जहाँ पे एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगा हो, उसमें से ये एक काम हुआ है मोमेंटिफाई का। क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ इसमें जो टाइप का पार्टिसिपेशन है, एक तो जब से हमने लॉन्च किया उसके बाद कंटिन्यूस बेसिस पे इसमें लोग आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंड्स ऐड कर रहे हैं और खुद की स्ट्रैटेजीज पे मोमेंटम पोर्टफोलियोज बिल्ड कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री इसलिए है क्योंकि एक अच्छा रिसर्च लोगों तक पहुंचा है, फिर टूल्स वैसे पहुँचे हैं और फिर लोग खुद अपने हिसाब से उसको बैक टेस्ट करके स्ट्रैटेजीज़ को अपने हिसाब से ट्वीक करके और फिर खुद मैनेज कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। और दूसरा कि मार्केट के वोलेटिलिटी में जब वो ऊपर नीचे हो रहा है, बीच में करेक्शन भी था और अभी भी थोड़ा एक रेंज में जब घूमता है, तब भी लोगों ने डिसिप्लिन से इसको फॉलो किया है। वो रेशियो बहुत ज़्यादा है, ये अपने आप में एक बहुत एंकरेजिंग चीज़ है। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग की जो पूरी मेथड होती है उसको हमने शेयर तो किया, यूट्यूब पे भी आपको कुछ वीडियोस दिखेंगे। उसके बाद उसको एक टूल में कन्वर्ट करके उसको पूरा एक्सप्लेन किया। मैंने बुक लिखा है मोमेंटम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग पे, और वो बुक अब शेल्फ में भी अवेलेबल है डिफाइन एज के इकोसिस्टम में। और अगर आप मोमेंटिफाई प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो वहाँ पे भी वो अवेलेबल है और लर्निंग वीडियोज़ भी है। तो ये सारा चीज़ जब हुआ है इस प्लेटफॉर्म में तो सीखने मिलता है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्जीक्यूशन। अब उसको लेके कुछ रेगुलर क्वेरीज आते रहते हैं, तो एक नॉर्मल क्वेरीज तो है, हम एड्रेस करते रहते हैं। बहुत जल्द हम एक FAQ भी पोर्टल पे डाल देंगे। लेकिन 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि मुझे सबको बतानी चाहिए जो इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग ये मेथड है, इसके ऊपर बहुत सारा बात करते हैं, हम रेगुलर वेबिनार्स भी करते रहते हैं। ये एक प्रूवन मेथड है। ये बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स ने, बहुत सारे रिसर्चर्स ने इसके ऊपर काम किया है और एक तरह से ये ऐसा मेथड है जिसपे डेटा से बहुत सारे रिसर्च पेपर है जो कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा अल्फा जनरेट करके दे सकता है, आप आउट परफॉर्म कर सकते हो मार्केट्स को। अब इसी चीज़ को इंडियन मार्केट्स में हम बैक टेस्ट करके देख सकते हैं थ्रू डिफाइन एज टूल्स। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आता है। जब आप मोमेंटिफाई प्लेटफॉर्म में जाते हो, सैम्पल स्ट्रैटेजीज का सेक्शन है। हमने यहाँ पे बहुत ध्यान से कुछ ऐसी ही चीज़ें दी है जो ज़रूरी है और हर कैटेगरी की कुछ चीज़ दी है। अब जब पोर्टफोलियो बिल्ड करने आते हैं ना लोग, तो एक नॉर्मल क्वेश्चंस यहाँ से होते हैं कि स्ट्रैटेजी बिल्ड कैसे करें, हम स्टार्ट कैसे करें और कैसे अलोकेट करें। कुछ लोग पर्सनली भी पूछते हैं या फिर ऑफिस में आके मिलते हैं, बात होती है। द एजेंडा इज़ कि आप थोड़ा सा गाइड करो कि हम अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट से हम कन्विंस्ड है, कैसे हम करें, है ना। तो इसके लिए हमने कोशिश क्या किया है कि ये सैम्पल स्ट्रैटेजीज दी है, कुछ वीडियोस भी है, बुक में भी एक्सप्लेन किया है। हम बहुत आसानी से ये कर सकते थे कि आपको रेडी स्ट्रैटेजीज दे दे, आप उसमें डाल दो, तो उससे तो हम PMS ही खोल लेना। बट वो चीज़ क्या है कि उससे वो काम नहीं होगा जो हम चाहते हैं करना, कि आप खुद अपने फंड मैनेजर बने। क्योंकि ये सब्जेक्ट अगर आपको पता है, ये आप आसानी से कोई भी बंदा इसको प्रैक्टिस कर सकता है। उसके लिए जो टूल चाहिए वो टूल अवेलेबल है ना। तो ये एजेंडा है। दूसरा कि जब हमें पता हो गया बेसिक, आपको अगर एक स्ट्रैटेजी मिल जाए तो उसके ऊपर आप जो खुद कुछ आइडिया लगा के देख सकते हो, वो जो एक आउटकम आ सकता है ना, वो बहुत अच्छा काम हो सकता है। और ये हमने एक्चुअली देखा है कि बहुत लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें उसमें ऐड करी और अपना खुद स्ट्रैटेजी बिल्ड किया। दे हैव कम अप विद सम ग्रेट आइडियाज़। सो यही इसका एक बहुत अच्छा आउटकम है ना। तो अब ये जब स्ट्रैटेजीज़ आप करते हो तो पहले है कि इसको बैक टेस्ट करना है, और बैक टेस्ट करना चाहिए हर एक ने। ये बहुत ज़रूरी मैं इसलिए कहता हूँ, इवन दो ये सैम्पल स्ट्रैटेजीज़ है, इवन दो आप कहीं से रेडीमेड कोई किसी से सीख लो, वो भी आप इम्प्लीमेंट करो। बैक टेस्ट करके देखने से थोड़ा आइडिया आता है, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी ये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब बुल मार्केट है तो अच्छा चलेगा, लेकिन एक लॉन्ग टर्म रेंज बाउंड मार्केट है या बेयर मार्केट है तो यहाँ पे उस टाइम पे तकलीफ होगा, मतलब ड्रॉडाउन आएगा। वो ड्रॉडाउन क्या कितना आता है वो हमें समझ आता है, कौन से पीरियड में स्ट्रैटेजी कैसे बिहेव करता है वो समझ में आता है बैक टेस्टिंग से, इसलिए वो ज़रूरी है। और वो जब आप खुद करते हो तब तो कन्विक्शन आता है कि आप इसको फॉलो कर पाओगे। मैं आपको एक आइडिया के लिए बताऊँ, देखिए ये जो बुक लिखा मैंने
मोमेंटम इन्वेस्टिंग पे, उसके कुछ फाइल में मैं आपको दिखाता हूँ। ये बुक का एक मेरा फोल्डर है जिसमें बैक टेस्टिंग का एक फोल्डर आप देखोगे ना, यहाँ पे ये ऐसे फाइल्स हैं। अब जैसे अगर मैं ये फाइल खोलूँ, ये बैक टेस्टिंग के मैंने बहुत सारे वेरिएशंस इसमें ट्राई किए। फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रैटेजीज़ है आप देखोगे यहाँ से, ये स्ट्रैटेजी के कुछ नेचर है जिसके ऊपर मैंने जो जो वेरिएशन सोच सकता था वो करके उसको टेस्ट किया है ओवर 25 ईयर्स, और फिर उसको अलग अलग पैरामीटर्स में देखा है, उसको मंथली, उसको अलग अलग साल में, पॉजिटिव ईयर्स, नेगेटिव ईयर्स में वो कैसे बिहेव करता है, उसके अलग अलग रेशियोज़ क्या है और अलग अलग पीरियड में कैसे करता है। इसका हर स्ट्रैटेजी का इतना आप देखोगे तो वो पूरा उसको स्टडी किया है। और उसके बाद ऐसे ऑलमोस्ट इसी फाइल में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 900 से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ हैं, है ना। और ऐसे इसमें ऑलमोस्ट 16 और बाकी और 4 ऐसे 18-20 फाइल्स होंगे। हर एक में 900 स्ट्रैटेजीज़ नहीं है, बट हर एक फाइल में इतने ऐसे स्ट्रैटेजीज़ अलग अलग टेस्ट किए, फिर उसको अलग अलग पैरामीटर्स में देखा है और फिर रैंक करने की कोशिश की, और ऐसे बहुत सारा काम करके वी हैव ट्राइड कि हम इसमें बहुत अच्छा रिसर्च करें। और मतलब महीनों तक हमने दिन रात इसके ऊपर काम करके, ये मैंने अलग अलग, मेरे पास एक साथ ऐसे 8-10 कंप्यूटर्स होते थे और उसमें आई यूज टू रन सेवरल स्ट्रैटेजीज, फिर वेरिएशंस, अलग अलग पीरियड, ये सब वहाँ से बहुत इंसाइट्स आए और उसी के बेसिस पे वो बुक भी लिखा है और जो वीडियोस वगैरह हम बात करते हैं उसी के बेसिस पे है। तो उसके बेसिस पे है ना कुछ स्ट्रैटेजीज जो है वो हमने बनाया है, जैसे वी कॉल इट MIP, मोमेंटम इन्वेस्टिंग प्लान, और उसमें फिर MIP 1 से लेके 38 तक ऐसे स्ट्रैटेजीज कुछ शेयर किए हैं। और इसमें जो ये पूरे काम से जो कुछ प्रिंसिपल सीखे ना वो उसमें एक्सप्लेन किए। अब ये प्रिंसिपल जो है ना, ये मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे थोड़ा सा बताऊँ इसके बारे में, क्योंकि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहला स्टार्ट क्या हो सकता है, सिंपल स्ट्रैटेजीज में जाके आप इनको रेफर कर सकते हो और इसको व्यू करके आपको एक टेम्पलेट मिलता है कि इसमें क्या बना है, और उसके हिसाब से फिर आप अपना वेरिएशन, अपना जिसको हम कहते हैं तड़का, वैसा आप लगा सकते हो स्ट्रैटेजी में, और बाकी पैरामीटर्स के साथ भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और ज़रूर करना चाहिए। इसमें जब आप कोई इंडिकेटर यूज़ करते हो एज एन एक्सपेरिमेंट, मैंने एक देखा है कुछ लोगों ने क्या गलती किया है कि शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स लिए। फॉर एग्जांपल आप RSI ऐड करते हो अपने स्ट्रैटेजी में, तो 14 पीरियड RSI नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, वो ट्रेडिंग के लिए। मैंने बुक में भी बोला है, अपने वीडियोस में भी बोला है, और मैं फिर अभी कह रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए कोई इंडिकेटर, मोमेंटम इंडिकेटर अपने स्ट्रैटेजी में लगा रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म पैरामीटर, उसका पैरामीटर ज़्यादा होना चाहिए। आइडियली जो आप रैंकिंग पीरियड के लिए, मतलब आप जब स्ट्रैटेजी ओपन करते हो तो, या रैंकिंग के लिए जो पीरियड यूज़ करते हो, वो पीरियड होना चाहिए आपका इंडिकेटर का। मतलब फॉर एग्जांपल अभी 252 पीरियड है इस स्ट्रैटेजी में रैंकिंग, मतलब एक साल का रिटर्न से आप रैंक कर रहे हो स्टॉक्स को, तो RSI या जो भी मोमेंटम इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हो उसका 252 या 200 ऐसे बड़ा पीरियड होना चाहिए। तो चाहे आप ADX यूज़ करो, चाहे आप CMO यूज़ करो, MFI यूज़ करो, या कोई भी और इंडिकेटर यूज़ करो, ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है आप लॉजिक समझिए। क्योंकि 14 पीरियड जो है ना वो बहुत छोटा पीरियड है, वो ट्रेडिंग के लिए ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। अब रीबैलेंस के टाइम वो स्टॉक ओवरऑल लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है, आपके पोर्टफोलियो में भी है, लेकिन टेम्पररीली थोड़ा बेरिश हो गया है, तो उसको हम बाहर निकालें। ये एवरी टाइम अगर हम करेंगे तो पोर्टफोलियो का चर्न बहुत बढ़ जाएगा और ड्रॉडाउन ज़्यादा आएगा, है ना। वो हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग में हमारा पीरियड ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि ये 252 पीरियड है, उसके साथ हम अलग अलग पीरियड और यूज़ करें, तो उसके लिए आप ऑफकोर्स एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, बैक टेस्ट करके देख सकते हो, तो वहाँ से आपको आइडिया आएगा। यू कैन ऑल्सो यूज़ मल्टीपल पीरियड, जैसे 252 + 120 + 90 ऐसे भी आप कर सकते हो। जो मैंने देखा है कि अक्रॉस पीरियड्स, सेट क्लासेस, स्टॉक्स, जो सबसे अच्छा काम करता है वो 252 पीरियड है, तो वो तो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ आप कोई और पीरियड यूज़ कर सकते हो, मैं उस पर भी आता हूँ कि कैसे पोर्टफोलियो में क्या यूज़ करना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और एक है कि 200 डे पीरियड जो मूविंग एवरेज का फिल्टर है, वो बहुत यूजफुल फिल्टर है मेरे हिसाब से, वो हर स्ट्रैटेजी में ज़रूर होना चाहिए। उसके अलावा बाकी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब जब आप पोर्टफोलियो स्टार्ट कर रहे हो, मेरे हिसाब से अगर आप एक मोमेंटम पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, मोमेंटम इन्वेस्टिंग में मोमेंटिफाई पे एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, तो एक ही ग्रुप है फिर जो बहुत अच्छा आपके लिए हेल्प कर सकता है, वो निफ्टी 500। क्योंकि निफ्टी 500 में 100 स्टॉक्स लार्ज कैप के हैं, 150 मिड कैप के हैं, 250 स्मॉल कैप के हैं, ऐसे वो 500 स्टॉक्स का यूनिवर्स है, तो जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब आ गया। ये आप कर सकते हो। अगर आपके पास ये पॉसिबिलिटी है और आप अगर कर सकते हो, तो मैं ये रेकमेंड करता हूं तो कि एटलीस्ट 2 या
3, मतलब इफ 2 पॉसिबल तो 2, अदरवाइज 3 या 4 पोर्टफोलियोज बन सकते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग के। जैसे पूरा निफ्टी 500 ना करके उसको ब्रेक कर सकते हैं कि एक लार्ज कैप निफ्टी 100 और एक मिड एंड स्मॉल कैप निफ्टी 400, क्योंकि लार्ज कैप का एक अलग अप्रोच हो सकता है और मिड एंड स्मॉल कैप का एक अलग अप्रोच हो सकता है। ठीक है, इसके लिए दोनों में अलग अलग काम कर सकते हैं। और अगर आप अग्रेसिव हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा और रिस्क ले सकते हो, तो एक पोर्टफोलियो बना सकते हो निफ्टी माइक्रो कैप 250 यूनिवर्स के लिए। इसमें आप कम अलोकेट करना, बिकॉज ये हाई रिस्क वाला और थोड़ा हाई ड्रॉडाउन पॉसिबल है, लेकिन बुल मार्केट में यहाँ से एक अच्छा रिटर्न भी बन सकता है। तो माइक्रो कैप 250 अच्छा एक अलग पोर्टफोलियो हो सकता है अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो। एक हो सकता है मिड एंड स्मॉल कैप 400 और एक हो सकता है निफ्टी 100। और एक पोर्टफोलियो जो जरूर होना चाहिए सबका, वो है ETF का। ETF का यहाँ पे हमने एक ग्रुप बनाया है निफ्टी ऑल वन ETFs, और ऑल आप देखोगे एक ऑल वन ETFs है और एक ऑल वन ETFs डोमेस्टिक, ऐसे 2 ग्रुप है। हमने इसमें क्या किया है कि हर एक ETF का, अभी जैसे आप निफ्टी का ETF लोगे तो उसमें बहुत सारे कंपनीज की ETFs है। सो हमें, अगर आप सारे ETF ग्रुप पे अगर पोर्टफोलियो बनाओगे तो कभी निफ्टी अच्छा चल रहा है तो हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ निफ्टी के ETFs हो। सो इसके लिए हमने क्या किया है कि हर एक कैटेगरी से 1 या 2 ETF लिए हैं। और फिक्स इनकम के जो ETFs होते हैं उसमें हमने 4 या 5 लिए हैं, और ये जानबूझ के लिए। तो जब आप ETF का पोर्टफोलियो बनाते हो तो अगर ऑल वन ETF करते हो तो उसमें इंटरनेशनल ETFs भी होते हैं, जैसे हैंग सेंग हो गया या मफांग हो गया, ये भी होते हैं। बट कभी कभी उसमें सिर्फ सर्किट होता है तो आपके पोर्टफोलियो रीबैलेंस के टाइम वो मिलता नहीं है। तो इसके लिए एक ये ग्रुप है ऑल वन ETFs डोमेस्टिक। तो इसमें क्या है कि सिर्फ डोमेस्टिक ETFs डोमेस्टिक ग्रुप से, मतलब इसमें इस ग्रुप से इंटरनेशनल रिमूव किए। ये दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं। जब आप ये दोनों करते हो, ETF का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसमें स्मॉल कैप आ गया, मिड कैप आ गया, सेक्टर्स आ गए, इंडाइसेस आ गए, गोल्ड आया, सिल्वर आया, फिक्स इनकम मतलब लिक्विड बीज या ऐसे भी आ गए, और इंटरनेशनल ETFs भी आ गए। तो आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, एक असेट क्लास का पोर्टफोलियो बनता है ना। अब गोल्ड सिल्वर कब चलेगा कब गिरेगा ये तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं। उसके लिए ट्रेडिंग वाला पोर्टफोलियो है, आपका एक अलग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी हो सकता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि एक अलग आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रहने दो, वो चलने दो। बट यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट इन मोमेंटम, है ना, नॉट इन इंस्ट्रूमेंट्स और स्टॉक्स। सो हम यहाँ पे ये जो चीज़ है आपका ETF का पोर्टफोलियो, ये वो करेगा कि जो असेट क्लास परफॉर्म कर रहा है वो आपके पोर्टफोलियो में आएगा, बाकी निकल जाएगा, सब अपने रूल से चलेगा। हमें इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, हमें रीबैलेंस करते रहना है। तो ये वाला जो अप्रोच है, इससे अच्छा काम हो सकता है ETF में। ETF का जब आप पोर्टफोलियो बिल्ड करें, आई वुड से 5 to 8 ETF से ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर हो जाए तो वो रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। सेम वे जब आप लार्ज कैप स्टॉक पे पोर्टफोलियो बनाते हो तो आई थिंक 5 स्टॉक्स का एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से उसका 5, 10 ये सब एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैं आपको सिंपल गाइडलाइंस दे रहा हूँ कि कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं जो आपको शेयर कर रहा हूँ मेरा रिसर्च और स्टडी है ना। इसके बाद जब आप मिड स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो कर रहे हो 400 का, और अगर आप मल्टीपल पोर्टफोलियो कर रहे हो तो मिड स्मॉल वाला भी 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो हो सकता है। अगर आप एक ही फॉलो कर रहे हैं, 1 या 2 ही, तो फिर वो आप 10 की जगह 15 या 20 स्टॉक्स का कर सकते हो। और अगर स्मॉल कैप 250 का भी पोर्टफोलियो कर रहे हो, माइक्रो कैप 250 का, तो भी 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो हो सकता है। सो इस तरह से आपका एक बास्केट हो सकता है जिसमें एक ETF का पोर्टफोलियो, एक लार्ज कैप है, एक मिड स्मॉल है, एक माइक्रो कैप है। और अगर ये मल्टीपल पोर्टफोलियोज आप कर रहे हो तो अलग अलग डेट पे करिए रीबैलेंस इसको। इससे थोड़ा सा एक एक डाइवर्सिफिकेशन टाइप आता है कि अलग अलग पीरियड में ये चल रहा है। देखिए, जो भी डेट हम सिलेक्ट करते हैं, मैं ये बिल्कुल अवॉइड करता हूँ ये टाइप का एनालिसिस कि कौन से डेट पे अच्छा रिटर्न आता है, बिकॉज ये बिल्कुल रैंडम है, या कौन से डे ऑफ मंथ पे कौन से डे ऑफ वीक पे अच्छा रिटर्न आता है, बिल्कुल रैंडम है। शॉर्ट टर्म में इसको लेके डिफरेंसेस हो सकते हैं, ओवर टाइम मोर और लेस ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन जब हम अलग अलग डेट में अगर रन करते हैं तो अब एक तरह से एक स्टेबल इक्विटी का आने के चांसेस है, इसलिए वो रेकमेंडेड है। अब इसमें भी अगर आप, जो मैंने अभी आपको स्पेसिफिकेशंस दिए हैं, जैसे अगर ETF आप कर रहे हो, मार्केट ट्रेंड फिल्टर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों?
क्योंकि अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो हमें स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम फिर हो सकता है गोल्ड सिल्वर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है कोई ग्लोबल मार्केट अच्छा कर रहा है, वो आ जाएगा पोर्टफोलियो में, या फिक्स इनकम आ जाएंगे, और इसीलिए फिक्स इनकम का पोर्शन ज़्यादा रखा है कि वो आ जाएंगे पोर्टफोलियो में अगर बेयर मार्केट है तो, इसलिए उसमें मार्केट ट्रेंड फिल्टर नहीं चाहिए। लार्ज कैप में अगर आप मार्केट ट्रेंड फिल्टर करते हो तो थोड़ा टाइट चाहिए, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आपको प्रिंसिपल कहाँ मिलेगा पता है? आप सैंपल स्ट्रैटेजी में जाओगे ना, आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे ETF स्ट्रैटेजी का एक पोर्टफोलियो आपको मिलेगा। अगर फंडामेंटल आपको फंडामेंटल वाला फिल्टर यूज़ करना है तो कौन सा स्ट्रैटेजी है उसका एक सैंपल मिलेगा। आपको मिलेगा मिड स्मॉल का एक स्ट्रैटेजी, एक लार्ज कैप का, एक GSEC फिल्टर अगर यूज़ करना है तो एक माइक्रो कैप का फिल्टर है, और अगर कोई रैंको P&F जानता है तो उसके रिलेटेड स्ट्रैटेजीज और इंडिकेटर रिलेटेड स्ट्रैटेजीज। ये स्ट्रैटेजीज को कॉपी नहीं करना है, इसमें से वो प्रिंसिपल लेने हैं। कहाँ मार्केट ट्रेंड फिल्टर यूज़ किया है, कहाँ नहीं किया। नॉर्मल हम 20 EMA यूज़ करते हैं, लार्ज कैप में 10 EMA यूज़ किया है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा टाइट किया उसको। तो ये टाइप का आप चीज़ कर सकते हो। और ये करने के बाद भी जब आप बैक टेस्ट करके थोड़ा सा उसको एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहाँ पे भी आप हो सकता है अच्छे रिटर्न्स और देख पाओ स्ट्रैटेजी में। ऑफकोर्स हम पास डेटा स्टडी करके डिसाइड कर सकते हैं। जैसे एक हिंट मैं दे रहा हूं आपको, लार्ज कैप स्टॉक में हम रिट्रेसमेंट यूज करते हैं 20%, मिड और स्मॉल में हम रिट्रेसमेंट यूज करते हैं 50%, बिकॉज हम रूम देते हैं स्टॉक्स को थोड़ा और करेक्ट होने की। अब लार्ज कैप में अगर 20 का आप 10% कर दोगे तो हो सकता है रिटर्न इंप्रूव हो जाए, आप करके देख सकते हो ये, है ना। ऐसी कुछ चीजें आपको जरूर एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए। तो ये मुझे थोड़ा सा आपको गाइडलाइंस देना था कि इसके हिसाब से आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। और जो लोग पोर्टफोलियो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, मतलब बहुत ज्यादा लोग इसमें से डिसिप्लिन्ड टर्न हुए हैं और अपने हिसाब से कर रहे हैं। इनफैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे बहुत अच्छे वेरिएशंस लोगों ने करके अपने स्ट्रैटेजीज फिगर आउट किए हैं। सो ये वाली चीज़ें तो बहुत अच्छे से लोग कर रहे हैं। हमें एक ही चीज़ करना है कि जब आप ये कर रहे हो मोमेंटम इन्वेस्टिंग, तो लॉन्ग टर्म माइंडसेट से करना है। मतलब हमें बिल्कुल हर महीने या हर इवन 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जब भी मार्केट ऊपर नीचे हो गई तो मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, ये सब देखते जाएंगे ना तो अच्छा काम नहीं होगा। हमें उस P&L से फिलहाल दूर रहना है, उसको ट्रैक करने से। बिकॉज अगर आप मिनिमम 3 साल का आपका व्यू चाहिए, और 5 इज़ वेरी गुड, बिकॉज इतने टाइम में एक स्ट्रैटेजी में अच्छा आउट परफॉर्मेंस पॉसिबल है। और ये समझ के हमें मोमेंटम में इन्वेस्ट करना है, और ये हम पूरा सब्जेक्ट को समझ के अगर आप करोगे तो आपको इसका फायदा होगा। और जो लोग अगर इसमें अभी नए हैं या ज़्यादा पता नहीं है ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग या मोमेंटिफाई जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ के लर्न सेक्शन में जाओगे मोमेंटिफाई के, तो ये सारे वीडियोज़, पूरा वीडियो सीरीज़ है, आप अपने हिसाब से उसको देख लोगे, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि ये पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग का, और बैक टेस्ट कैसे करते हैं। इसमें हम ऐड करते रहते हैं चीज़ें। सो यहाँ से आपको और समझ में आएगा, और फिर आप अपना खुद का एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो। किसी का भी स्ट्रैटेजी कॉपी करके कभी भी आप कन्विक्शन नहीं ला पाते हैं, इसीलिए आप खुद स्टडी करते हो, बैक टेस्ट करते हो, फिर डिप्लॉय करते हो, तब आपको वहाँ से बेनिफिट होता है। तो मैं वापस एक बार ये कह रहा हूँ, उस माइंडसेट से करना कि वी आर इन्वेस्टिंग इन मोमेंटम, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से करोगे, डिसिप्लिन रहोगे, तब अच्छा काम पॉसिबल। अगर आप ये चाहते हो कि आपको रेगुलर ट्रैक करना है, अच्छा एक पॉइंट और जोड़ दूं, जिसको वीकली रीबैलेंस करने में इंटरेस्ट है, ETF का या लार्ज कैप का जो पोर्टफोलियो है, आप उसको वीकली बेसिस पे रीबैलेंस कर सकते हो, दैट इज गुड इनफ। मतलब वो नो हार्म है ना, वो मोरलेस अच्छा ही परफॉर्म करता है, अलग अलग पीरियड में थोड़ा सा वेरिएशंस होता है। जो मिड कैप, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप के पोर्टफोलियोज में वीकली रीबैलेंस की ज़रूरत नहीं है, मंथली इज़ फाइन। और अगर आप मंथली ही करते हो तो ज़रूरत नहीं है वीकली की, अगर आप करना चाहते हो तो वीकली लार्ज कैप और ETFs में कर सकते हो। और जो लोग शॉर्ट टर्म में करना चाहते हैं, मतलब ये इन्वेस्टिंग की पूरी कॉन्सेप्ट को लेके अब ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है। अब मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में वैसे तो हमने एक मास्टर स्कैनर का भी रिसेंट वीडियो बनाया है। अगर आप कोई भी स्कैनर है जो आरजोन में आपने बनाया है, उसको आप यहाँ पे ले आ सकते हो, और इसके बेसिस पे आप अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन कर सकते हो। एक बार आप वो मास्टर स्कैनर का वीडियो रेफर कर लेना, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा मैं एक और वीडियो सेपरेटली रिकॉर्ड करूंगा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर भी। सो आपको अब ट्रेडिंग में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर और एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑन मोमेंटम ट्रेडिंग। और मोमेंटम इन्वेस्टिंग में भी अभी भी आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ के बताना। मैं हम लोग एक्चुअली रेगुलर Q&A वेबिनार भी करते हैं इसमें,
बट मैं सेपरेट वीडियो भी रिकॉर्ड करके उस पर डाल दूंगा। तो मैंने अभी जो मेन मेरा पर्पस था इस वीडियो का कि आप अलग अलग पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो। अगर आप एक या दो ही पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो भी मैंने आपको बताया ETF हो सकता है और एक 500 हो सकता है, और अगर बिल्कुल रिस्क टेकर हो तो मिड स्मॉल कैप का हो सकता है। थोड़ा सा आपको बैलेंस करना है तो लार्ज कैप और ETF भी होना चाहिए पोर्टफोलियो में। और ये पूरी जो प्रैक्टिस करते वक्त अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा है तो वो भी बताना। आपको पता है मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी और ये सारी चीज़ों पे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी वगैरह पे भी बात करता हूँ, तो वो अगर आपको चाहिए तो उसके ऊपर भी आई रिकॉर्ड अ सेपरेट वीडियो। और ओवरऑल आपका ये एक्सपीरियंस कैसा है और आप हमसे और क्या चाहते हैं आप प्लीज़ बताना। देखिए कोशिश यही है कि लोग अपने हिसाब से डिसिप्लिन्ड टर्न हो और अच्छा एग्जीक्यूशन कर सके। हम नॉलेज और टूल से आपको एम्पावर करना चाहते हैं, ये एक हमारा पर्पस है ना। डिफाइन एज में आपको हर हमारे काम में वो दिखेगा। और एक मैंने जो इतने साल में मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और लोगों से बात करके मेरा एक कन्विक्शन स्ट्रांग हुआ है कि अगर आपका प्रोसेस है और आप उसको डिसिप्लिन से फॉलो करते हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो और चाहे ट्रेडिंग हो, तभी कंसिस्टेंट सक्सेस पॉसिबल है और तब जरूर पॉसिबल है। अदरवाइज स्ट्रगल ही रहेगा जो भी आप कर रहे हो उसमें, है ना। इसीलिए प्रोसेस और डिसिप्लिन पे फोकस करते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों में। ट्रेडिंग के ऊपर भी और बात करेंगे। थैंक यू फॉर टाइम।